नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 विषय विज्ञान का पाठ 15 हमारे चारों ओर वायु, इस पाठ से संबंधित जो लर्निंग आउटकम्स बेस्ड क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के उत्तर ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न पहले का अ, वायुमंडल किसे कहते हैं? उत्तर, हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। प्रश्न एक का ब, वायु में उपस्थित विभिन्न अवयवों के नाम लिखिए। उत्तर, वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि विभिन्न अवयव हैं। कक्षा 6 की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सभी विषयों के वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। वहां पर लिंक दी गई है, उन्हें देखें, सीखें और अपनी वार्षिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करें। इसके अलावा कक्षा 7 और 8 के भी सभी विषयों के वीडियो उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर अपने चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के उन्हें आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, क्या कारण है कि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वायु में उपस्थित धूल के कण हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश नहीं कर पाते हैं? उत्तर, हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं, जिसके कारण जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वायु में उपस्थित धूल के कण हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। प्रश्न क्रमांक 3, 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नंबर 1, वायु पवन चक्की को घुमाती है। दूसरा, नावों को खेने में। तीसरा, ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में। और चौथा है पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। और नंबर 5 है पौधों के बीजों को फैलाने में भी वायु की उपस्थिति रहती है। तो इस प्रकार से ये 5 क्रियाकलाप हैं जिनकी सूची हमने यहाँ पर बनाई है। अगला जो प्रश्न है कि पवन चक्की के उपयोग लिखिए। पवन चक्की के क्या उपयोग हैं? उत्तर, पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने, विद्युत उत्पन्न करने में तथा आटा चक्की को चलाने में होता है ना। आपने देखा होगा कि पवन चक्की के द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर पवन चक्कियाँ लगाई गई है। प्रश्न क्रमांक 5, वायु की संरचना को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए, ये वायु की संरचना है, आप देख रहे हैं। इसमें से ये 78% क्या है? नाइट्रोजन है ना। और 21% जो है ये ऑक्सीजन है, ठीक है। और 1% के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जलवाष्प हैं और अन्य दूसरी गैसें जैसे आर्गन वगैरह ये हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत है वह है 0.03%, ठीक है ना। ये है वायु की संरचना। अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि जमीन के अंदर रहने वाले जीव भारी वर्षा के समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं? इसका उत्तर होगा कि जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है, क्योंकि जब भारी वर्षा होती है तो उनके छिद्र युक्त मांदों में, यानी जो घर बने होते हैं, बिल बने होते हैं जमीन के अंदर, उनको बोलते हैं मांद या बिल। तो मांदों में वायु की जगह पानी भर जाता है। यूँ क्या होता है, उनके जो बिल होते हैं
जिनको मांद भी कहते हैं, है ना। तो वे बिल और मांद क्या होते हैं, उसमें छेद होते हैं जिसके द्वारा वायु उनको मिलती रहती है। लेकिन क्या होता है कि जब पानी अच्छे गिर जाता है, भारी वर्षा हो जाती है, तो वे जो बिल हैं, मांद है, वो क्या करते हैं, पानी से भर जाते हैं। अब पानी भरने के कारण क्या, उसमें हवा नहीं मिलती है, तो जीव बाहर आते हैं सांस लेने के लिए। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि पानी में वायु घुली होती है ना। पानी में वायु घुली होती है, ये आप सिद्ध कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक बर्तन लेंगे और उस बर्तन में पानी लेकर के इसे धीरे धीरे गर्म करते हैं, है ना। पानी उबलने के पहले सावधानीपूर्वक बर्तन के अंदर की सतह को देखते हैं, तो हमें छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देते हैं। ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं, है ना। कि पानी में वायु रहती है, इस कारण से क्या हुए, छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं। जब पानी को और अधिक गर्म करते हैं तो उसमें जो घुली हुई वायु है वह बुलबुलों के रूप में बाहर आ जाती है। आपने देखा होगा कि वो बुलबुले से धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो इससे सिद्ध होता है कि इसमें वायु होती है। अच्छा, इसके अलावा ऐसे प्रश्न भी आता है कि ये लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे कि यदि हम जानते हैं कि मछली पानी में रहती है, ठीक है ना, लेकिन जब उसी पानी को गर्म कर दिया जाता है ना, उबाल लिया जाता है, उबाल करके उसको ठंडा कर दिया जाता है और फिर उसमें मछली रखी जाती है, तो मछली मर जाती है। क्यों? तो उसका भी यही कारण रहेगा, क्योंकि पानी में क्या होता है, वायु घुली रहती है ना। और जब उसको उबाल लेते हैं तो उबालने के कारण क्या होता है कि पानी में घुली जो वायु है ना, वो वाष्पित होकर बाहर निकल जाती है। ठीक है, मतलब वो हवा बाहर निकल जाती है। अब उस वायु रहेगी नहीं तो मछली वो शोषण नहीं कर पाएगी, और जो शोषण नहीं कर पाएगी तो मछली मर जाएगी। ठीक है ना। तो ये प्रश्न इससे संबंधित है। तो अब जो आपकी परीक्षा होगी, है ना, जो नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति अंतर्गत, उसमें लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप पाठ को पढ़ें और उसको अच्छे से समझें। तो चलिए अब प्रश्न क्रमांक 8, वायु के निम्न अवयवों के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। हम देखा कि वायु के अवयव कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें होती है। तो उसमें से पहला जो अवयव है ना, वह है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या है, वायु का एक मुख्य अवयव है ना, एक मुख्य अवयव है। वायु में नाइट्रोजन 78% होती है। नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं होती है। अब दूसरा जो अवयव है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बारे में लिखेंगे। तो हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव है, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। यह वायुमंडल में लगभग 0.03% पाई जाती है। बंद कमरे में जब किसी पदार्थ को जलाते हैं तो कुछ समय के बाद हमें घुटन महसूस होती है। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होने के कारण होती है ना। अब देखा होगा कि जब कमरे में कोई चीज़ जलाई जाती है और उसको बंद कर दिया जाता है तो थोड़ी देर बाद हमें घुटन से महसूस होती है, घबराहट से होती है ना। उसका कारण ये है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। प्रश्न क्रमांक 9, वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं। उत्तर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम जानते हैं ना कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ये सच है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, है ना। और पौधों एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। देखिए, पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस जो है उत्सर्जित करते हैं, उत्पन्न करते हैं और श्वसन में उपयोग करते हैं। वही ऑक्सीजन गैस
जंतु होते हैं वे श्वसन में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है ना। चलिए प्रश्न अगला है, क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? क्रियाकलाप द्वारा प्रदर्शित कीजिए। है ना। देखिए ये क्रियाकलाप बहुत ही आसान है, सरल है और बिना किसी जोखिम का है। तो ये प्रयोग आप अपने घर पे आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे कि खाली कांच की बोतल ले लें, है ना। कांच की, प्लास्टिक हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लास्टिक बोतल ले सकते हैं और उसका ढक्कन खोल करके, है ना, क्या करेंगे, किसी भी बाल्टी में पानी लें, किसी पात्र में ले सकते पानी, है ना, बाल्टी वगैरह जो भी उपलब्ध हो, और उस बोतल को सीधे सीधे हम उसको उसमें डुबाएं। तो हम देखेंगे कि बोतल इधर उधर ऐसे घूमती है लेकिन वह डूब नहीं पाएगी। फिर क्या करेंगे, उसे, है ना, न डूबेगी और न इसके अंदर पानी जाएगा, ऊपर आने का प्रयास करेगी। ठीक है ना। अब उस बोतल क्या करें, थोड़ी तिरछी कर दें इसके जैसी, है ना। ठीक है, जैसे इसमें ये दिखाया गया है, ये पहले सीधी रखें, फिर क्या करेंगे, इसको तिरछी कर देंगे। आप थोड़ी तिरछी करेंगे, जैसे आप तिरछी करेंगे ना, तो उसके अंदर क्या होगा, पानी जाएगा और बुलबुले ऐसे करके बुलबुले बाहर आएंगे। वो किसके आएंगे, वायु होंगे। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है ना। अब उसके अंदर खाली था, बॉटल खाली थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन वहाँ पर भी वायु है। तो इसी द्वारा हमने देखा कि ये प्रयोग है और इसको हमने नीचे लिख दिया है ना। समझने के बाद अब उसको लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे कि वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है। इसका पता लगाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। अब कौन सा क्रियाकलाप करते हैं वो देख लेते हैं कि हम कांच की एक खाली बोतल लेकर, अब कांच की जगह आप प्लास्टिक की खाली बोतल भी ले सकते हैं, है ना। तो लेकर उसे पानी से भरी हुई बाल्टी में खाली बोतल को सीधे डुबोते हैं तो बोतल में पानी नहीं भरता है। सीधे नहीं, इस प्रकार से, है ना। आप देख रहे हैं कि इस प्रकार सीधे आपको डूबने की कोशिश करनी है। तो ये अब चूंकि इसके अंदर क्या है, वायु है, इस कारण से क्या होता है, ये बोतल में पानी नहीं जाएगा और नहीं वो डूबेगी। तो ऐसे डुबाते हैं, प्रयास करते हैं। चलिए अब क्या होता है, जब सीधे डुबाते हैं तो बोतल में पानी नहीं भरता है। अब उस बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है और वायु के निकलने से खाली हुए भाग में पानी भर जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वायु स्थान घेरती है, यह बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है ना, और यह हमारे चारों ओर उपस्थित है ना। वायु क्या है, हमारे यहाँ चारों ओर उपस्थित है। तो इस प्रयोग को हम दो चीज़ सिद्ध करने के लिए कर सकते हैं। एक तो ये कि वायु स्थान घेरती है, उसके लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, और वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है, उसके लिए भी ये प्रयोग हम कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर हमने जो बोतल को तिरछा किया है तो ये वायु के बुलबुले यहाँ बाहर निकलते हैं और पानी इसके अंदर ये आने लग गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और इसी के साथ में आपकी जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है विषय विज्ञान की, ये कंप्लीट हो गई है। अब इस पर आधारित जो प्रश्न हैं आपको बताए गए हैं उनको सीखें, याद करें और परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करें। अन्य विषयों के भी वीडियो आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और सीख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।